ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं इनका शिकार करके दिखाऊंगा। इसमें सब चोर एक तरफ हो गए, एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। सियासी सरगर्मियां आज भी जारी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत ही धमाका खेज इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें की, तनकीद की इमरान खान साहब की पॉलिसी के ऊपर। कहा कि जो इत्तेहादी हैं उनका 100% झुकाव अपोजिशन की जानिब है और इमरान खान साहब 100% मुश्किलात का शिकार है। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया और कहा कि इमरान खान साहब ईमानदार आदमी हैं और उन्हें जो है वो राब्ते रखने चाहिए, मशावरत करनी चाहिए। साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मिले हैं एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, और उस मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, और जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है, इत्तेहादियों से राब्ते हैं, दीगर मामलात हैं, उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई है। ज़राए का ये कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जो बात हुई है उसमें से भी कुछ नुकात ऐसे हैं जिसकी आसिफ अली जरदारी साहब से बात जो है वो आज होनी है, और शहबाज शरीफ साहब भी आज किसी वक्त एक मरतबा फिर मौलाना साहब और आसिफ जरदारी साहब से इंटरेक्शन करेंगे। इसी तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, GD है, उनके भी राब्ते हो रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो लीडरशिप है वो भी इस बात का इजहार कर रही है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मराहिल अपोजिशन के साथ तय किए हैं। इमरान खान साहब सवात में इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद आज जलसे से खिताब किया। कहा कि ज़मीर ख़रीदने के लिए नोटों के बैग जो है वो सिंध हाउस में रखे हुए हैं। सिंध का पैसा जो है वो MNAs की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि -PTI गवर्नमेंट जो है 5 साल के लिए वो बनना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। यानी उनका ख्याल ये है कि इलेक्शन के बाद एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हों। तो इससे जाहिर होता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है क्या सोच रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहतरम जनाब सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर नवाबजादा तैमूर तालपुर साहब। बहुत शुक्रिया। अली परवेज़ मलिक साहब, ये जो आज शहबाज शरीफ साहब ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर या इस सोच के ऊपर काम हो रहा है। ये कम से कम शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि इस हुकूमत को टपल किया जाए, इलेक्शन के बाद एक ऐसी हुकूमत आए जिसके अंदर -PTI हो, ताकि जो है वो जो कोर इश्यूज के ऊपर एक कोई नेशनल कंसेंसस के साथ आगे चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। मैं आपके सवाल पे आने से पहले ना सिर्फ और सिर्फ मुजम्मत कर लूँ जो आज इमरान खान साहब ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के अहकामात को हवा में उड़ाया है, सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉरेन फंडिंग के केस की जिस तरह से परसू कर रहा है, ये उसको चाहते हैं बेतौकीर करना, मेरे ख्याल से गैर मुनासिब है। और इलेक्शन कमीशन ने जब ये खास तौर पे हिदायतनामा जारी कर दिया था कि वजीर आजम या कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का आदमी किसी भी जगह जहां पे इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ वहां का दौरा ना करे, और उसके बावजूद इमरान खान साहब वहां पे गए, इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशन से मैं अपील करता हूं वो नोटिस लें, उनकी मेंबरशिप सस्पेंड करके और इस चीज की तहकीक करें। अब आपका सवाल कि जी के हमारे मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं और शहबाज शरीफ साहब की क्या सोच है कि उन मसाइल को किस तरह से हल करना है, तो देखें, ये तो आप जानते हैं, मैं भी आपके 12 प्रोग्राम में आया हूं और आपसे गुजारिश ये की है कि इस मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हमें इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। और यही वो सोच थी जो हमने इमरान खान साहब को पहले दिन जिस दिन असेंबली वजूद के अंदर आई थी, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की शेप के अंदर हमने ऑलरेडी ऑफर भी की थी। उसके अंदर क्योंकि वजीर आजम साहब की अनाह इतनी बड़ी है कि वो किसी भी चीज को इक्लिप्स कर जाती है। आपने देखा ना उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम करने की कोशिश की, ना उन्होंने आपका जब कश्मीर का मामला आया उस वक्त अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश की। दुनिया के अंदर वबा आई, उसके अंदर भी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का जो वसी तजर्बा मौजूद था डेंगी को हैंडल करने के अंदर, उससे फायदा उठाने की क्या उनसे बात करने की तौफीक नहीं उनको ही। गिलगित बल्तिस्तान का मामला आया, बल्कि ये मसाइल तो अपनी जगह,
जब हमारी अपनी एग्जिस्टेंस भी चैलेंज हुई। आप जानते हैं अभी नंदन वाला वाकया 1 साल हुए थे असेंबली को वजूद आए हुए, जो असेंबली का माहौल था उस सारे को एक साइड पे करके सारी ऑपोजिशन की जमातों ने वजीर आजम साहब को कहा आप आए, कौम को समेट के हमें लीड करने की कोशिश करें। तो आपको पता है कि सारे के सारे सियासी लीडरान, पार्लिमानी लीडरान वहां पे मौजूद थे, एक ही कुर्सी खाली थी जो वजीर आजम पाकिस्तान की थी। तो आज जिस किस्म के माशी मसाइल और जिस किस्म की इस्लाहात दरकार है, उसके अंदर अगर आज भी कोई रुकावट है तो वजीर आजम इमरान खान साहब की जात है। तो अगर हमें इस सिस्टम को अब आगे लेके चलना है तो उसके लिए 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो यह है कि आपको जल्द अज जल्द बेसिक इस्लाहात इलेक्शन कवानीन के अंदर करके मुल्क को एक फ्रेश इलेक्शन के अंदर लेके जाना पड़ेगा, ताकि जो भी हुकूमत आए उसके पास रनवे मौजूद हो कि वो सही और जो इस मुल्क को इस्लाहात दरकार है उनके ऊपर फैसले कर सके। मैं इसलिए कह रहा हूं सही कि सिर्फ तालियां बजाने के लिए नहीं, कि जो आपने वजीर आजम साहब को देखा है कि जिस तरह ही अदम एतमाद की तहरीक सामने आई है तो वो दुनिया का हर फैसला रिवर्स करने को तैयार है, चाहे वो मुल्क के मुफाद में है या नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं रनवे होगी तो जो भी इनकमिंग गवर्नमेंट आएगी वो इस्लाहात करेगी। दूसरी चीज ये इत्तेफाक राय के साथ चंद चीजें होती हैं जिनके ऊपर जो सियासत से बाला ताक होनी चाहिए, इकोनॉमी, फॉरेन अफेयर्स आपकी, उसके अलावा आपके अकाउंटेबिलिटी के लॉज देखें। इसके अंदर इस किस्म के इल्जामात लगाना कि जी आप अपनी पसंद नापसंद को थोपते हैं अपने इदारों के ऊपर, वो आपने नैब को उस तरह इस्तेमाल किया, आपने ANF को उस तरह इस्तेमाल किया, आपने FIA को उस तरह इस्तेमाल किया। तो इन चीजों को बेहतर करने के लिए, ताकि अक्रॉस द बोर्ड, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क का जिया जिसने भी किया वो आजाद फिरे, पर अक्रॉस द बोर्ड आपका एहतसाब होना चाहिए सब्जेक्ट टू ड्यू प्रोसेस और किसी कानून के ताबे होके होना चाहिए। तो उसके लिए वो तरमीम करने के लिए जुडिशियल तरमीम आपकी, इमरान खान साहब हर फोरम पे खड़े होके कहते हैं कि जी साइकिल वाला जो है वो जेलों के अंदर गलता है, सड़ता है, उसके ऊपर कोई पूछता नहीं है, बाकी जो ताकतवर लोग होते हैं वो आजाद फिरते हैं। तो इसके लिए टीवी के ऊपर सर्कस लगाने से तो नहीं होगा ना जी, इस्लाहात होंगी, कानून साजी होनी है। तो ये सारी चीजें इत्तेफाक राय के साथ होंगी तो पाकिस्तान जो है अपनी राइटफुल प्लेस जो दुनिया के अंदर उसका मुकाम है वो अचीव कर सकता है। तो ये सोच के साथ मैं तो 100% शहबाज साहब की एग्री करता हूं और उसमें जो रुकावट आएगी उसको हमें इससे दूर करना होगा। अब्र साहब, ये मौका तो इमरान खान साहब के पास भी था, आए थे, जिस तरह उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की, बाकी और ऐसे इस अरसे के दौरान ऐसे क्राइसिस आए, चाहे वो कोरोना हो, चाहे क्या इमरान खान साहब ने वो मौके ज़ाया किए जिसकी वजह से आज वो इस सूरत हाल में खड़े हैं? क्योंकि अब इत्तेहादी भी कहते हैं हमसे तो मशावरत नहीं की, किसी एक मामले में हमसे पूछते नहीं थे। कामिल अली आगा साहब ने कहा, बाकी लोगों ने कहा। देखें जी, थैंक्स आपने इनवाइट किया। पहले तो जैसे मेरे भाई मलिक साहब ने मजम्मत की ना, तो पहले तो मजम्मत करनी चाहिए उसी इलेक्शन कमीशन की जब 249 का इलेक्शन हुआ कराची में और मिफ्ता इस्माइल हमारे शायद खाकान अब्बासी साहब वहाँ खड़े थे, फिर भी इलेक्शन कमीशन ने वहाँ काउंटिंग उनके प्रेजेंस में नहीं की। उनकी सारे जो एतराज़ात थे उसको उन्होंने बिल्डोज किया इलेक्शन कमीशन है ना। अच्छा, फिर उनको मजम्मत इलेक्शन कमीशन की करनी चाहिए। जब अलीमन खान महर 2019 में इलेक्शन हुआ घोटकी में, उसकी डेथ हुई, उसके बाद अलीमन खान महर जो आपके फेडरल मिनिस्टर थे, जब उसकी डेथ हो गई तो वहाँ बाय इलेक्शन हुआ था। पूरी सिंध के MPs MNAs वहाँ थे, तो वहां तो इलेक्शन कमीशन ने कभी भी किसी को कोई नोटिस भेजा ना कुछ किया। नोटिस अगर नोटिस रिजाइन करके नहीं आए थे, जैसे नासिर शाह साहब इस्तीफा दे के कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। वो एक आया था बंदा ना, आप देखें जब वो रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसके बाद आधे घंटे के बाद बिलावल साहब वहां पहुंचे, CM साहब वहां पहुंचे। आधे घंटे में कौन पहुंचता है रिजल्ट अनाउंस होने के बाद? ये बड़ा सबूत है उस चीज का ना, रिकॉर्ड पे चीजें हैं ना। जब अनाउंस हुआ और मोहम्मद बख्श खान महर जीत गया तो उसके बाद वहां जश्न हुआ, बिलावल साहब गए, CM साहब गए, अपनी कैबिनेट के साथ गए। तो उसका क्या मकसद है? आधे घंटे में कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई है कि कराची से बंदा वहां पहुंच जाता है? घोटकी में एयरपोर्ट भी नहीं है। अगर एयरपोर्ट होता भी तो वो वहां सकर एयरपोर्ट पे होता थे, फिर भी उनको घंटा वो लग जाता, उधर से वो घोटकी जाएंगे। कहते हैं इलेक्शन कमीशन को ये हक ही नहीं है क्योंकि उसने ये बात नहीं, देखिए ना, बात इलेक्शन कमीशन के हक की नहीं है, उस पर तो आप आ जाते हैं ना। अभी ऑर्डिनेंस है ना, इलेक्शन कमीशन का तो ऑर्डिनेंस आया है ना कि भाई कोई भी जा सकता है ना। ये तो माजी में हुआ है कि जब PTI के बंदे किसी भी इलेक्शन में जाते हैं तो उनको नोटिस अगले दिन आ जाता है, लेकिन बाकी पार्टीज को नोटिस नहीं जाते।
ये तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। हम तो ये नहीं कहते कि मतलब इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल होना चाहिए, जो भी हो, चाहे हमारे लोगों कोई भी। लेकिन अभी अगर खान साहब वहां है तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डिनेंस आया हुआ है जिसमें है कि भाई सब जा सकते हैं इलेक्शन में। ये कौन सा है कि बोला जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो नहीं जाए, तो एक ऑर्डिनेंस आया हुआ है। उसके बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजता है तो उसको लीगली वो जवाब भी मिल जाएगा। जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं जिसको नोटिस जाता है तो वो उसको जवाब दे देगा। बाकी जहां तक बात की तो हमने कोई मौका जो है ना इससे जाया नहीं किया। आपने कहा कि मतलब हमारे इत्तेहादी हैं वो कहते हैं मशवरे, इत्तेहादियों को अभी कल ही इंटरव्यू आया है ना, इत्तेहादियों का एक ही आया है परवेज इलाही साहब का कि जी हमसे मशवरे नहीं किए जाते। लेकिन मेरे ख्याल में 3.5 साल हो गए, पहले तो किसी इत्तेहादी ने नहीं कहा। वही कैबिनेट में मेंबर्स भी हैं, वफाकी हुकूमत में भी हैं, सूबाई हुकूमत में भी हैं, MQM भी है। तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई मौका हमने जाया नहीं किया। लेकिन अफवाह व तफहीम होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं क्या है। हुआ अचानक से फिर इत्यादियों को बोलने शुरू हो गए सब एकदम से? देखिए बात ये है, लाजमी है, अपोजिशन तो अपनी जगह है, हर किसी को अपना अपना हक है। इत्तेहादी है ना, हमारी पार्टी में कोई वो जिम तो नहीं हुए PTI में, उनका अपना मौक़िफ़ है, उनकी अपनी पार्टीज हैं। जब भी कोई इशू आता है, बजट हो, बिल हो, तो उनको अपना अख्तियार है, वो अपनी डिसीजन मेकिंग जो भी है उनमें वो आज़ाद हैं। वो अपनी पार्टी के लोगों से पूछ सकते हैं ना, हम तो पाबंद, हमसे तो वो पाबंद नहीं है कि हम जो चीज़ कहें तो वो उसी वक्त वो माने। वो सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो अपनी पार्टीज की बेहतरी के लिए, तो वही बता सकते हैं कि वो क्यों अभी उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। लेकिन 10-12 दिन की बात है ना, ज्यादा तो बात नहीं है ना। ये आपके मतलब ओवरऑल मीडिया पे जितने भी टॉक शोज होते हैं या हमारे जो भी यहाँ मीडिया है उसमें मुल्क में यही माहौल चल रहा है। हुकूमत आज गई, कल गई, आज बजट पास नहीं होने देंगे। 3.5 साल तो हो गए, 3 बजट भी आ गए हैं, जो बिल हैं वो भी पास होते गए हैं। आपने देखा सेनेट में मेजॉरिटी थी, बिल वहां भी पास होते गए। अभी ये भी चीज है, ये भी देख लेंगे, सबर करने में क्या है। तैमूर साहब, सैफुल्लाह भुट्टो साहब ने एक बात की, वो घोटकी इलेक्शन की, कहते जी पूरी सिंध काबीना ने वहां पे मुहिम चलाई, इलेक्शन कमीशन जो है वो खामोश रहा। आधे घंटे के बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर और बिलावल साहब जश्न मनाने चले गए। कराची में भी इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। तो ये क्या कोई पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग है इलेक्शन कमीशन से खामोश रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि भुट्टो साहब बंदा बड़ा अच्छा शरीफ आदमी है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, पर PTI वालों के मुंह से ये बात सुनना जेब नहीं देती कि वफाकी वज़रा जब काबीना के जाके इलेक्शन की मुहिम चलाते हैं तो तब आपको इस चीज का एहसास नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन कमीशन मना करता है कि फलानी जगह पे आपको जलसा जुलूस आप नहीं कर सकते, और प्राइम मिनिस्टर उस बात की, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं वहां पे। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको सूट नहीं करती है, पहली बात। तो कहते हैं ऑर्डिनेंस आया हुआ है, तैमूर साहब ऑर्डिनेंस आया, जवाब दे देंगे इलेक्शन कमीशन को? ऑर्डिनेंस तो अब आया ना, ऑर्डिनेंस आने से पहले कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में मना किया गया जाने से, ये गए। उसके बाद जो पिछली यहाँ पर इलेक्शन हुई, जो लास्ट जलसा जो किया है प्राइम मिनिस्टर ने, उस पर उसको इलेक्शन कमीशन नोटिस निकाल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को या हमको वही करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर करेगा, लोग उस चीज को फॉलो करेंगे। आप इनकरेज ऐसी चीज क्यों करेंगे जो दूसरे करें? जहां तक बात थी घोटकी के इलेक्शन की, या मैं समझता हूँ किसी भी इलेक्शन की, आप उमरकोट की बात कर लें जहाँ पे ताजा एक 25 साल बच्चे ने एक्स चीफ अरबाब गुलाम रहीम को हरा दिया, जहां पर आपकी थर में जो इलेक्शन हुई, या आपकी जो भी इलेक्शन हुई है, तो यहाँ हम जश्न के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अलावा कोई सिंध में नहीं जीत सकता। हमने प्रूव कर दिया है, हमने तो वो सीटें भी जीत ली, फैसल वापडा जैसी। कहते आधे घंटे में कैसे पहुंच गए तैमूर साहब? कहते आधे घंटे में कैसे पहुंच गए घोटकी में आप? हम घोटकी तो तैयारी से गए थे ना, अपने सफर के हिसाब से कि ये इस टाइम पर इलेक्शन खत्म होगी और इस टाइम पर अपना शुरू करेंगे, जश्न शुरू करेंगे। हम तो ढोल छोल अपने साथ रखे हुए थे हमने इंतजार में। तो सिंध में आपके साथ नहीं, बल्कि अब जो हालात हो गए, मेरे ख्याल से PTI कहीं पर भी होगी, उसके सामने जो भी कैंडिडेट होगा, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि ढोल शोल जो है शरनाइयां गाड़ी के अंदर ही पड़ी हो, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा, जितने इतने वोट होंगे नहीं PTI के कि आपको गिनने में घंटों के घंटे लगेंगे। तो इधर के लिए भी जो है ना, तहरीक अदम एतमाद से पहले भी ढोल और कोई मिठाइयां तैमूर साहब इंतजाम कर रहे हैं? ओहो, ऐसी वैसी आपके साथ जो मेरा भाई बैठा हुआ है ना, इसकी गाड़ी में भी, क्योंकि नून लीग की गाड़ी, उसमें होगी, तो तब हमारे पास आ जाए तो अब साहब की गाड़ी में भी हमेशा एवर रेडी पड़ी हुई होगी, ढोल भी शरनाइयां भी।
अच्छा अली परवेज साहब, इतनी तैयारी आप लोगों ने कर ली, मतलब इतना कॉन्फिडेंस लेवल आप देख रहे हैं तैमूर साहब का? देखिए, वो नवाब साहब ने जो बुनियादी बात की है वो बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर ठीक है। अगर इनको घबराहट और बुकलाहट ना होती तो मुझे बताएं, ये जो जलसे करने बाहर निकले हैं, जो कहते हैं 10 लाख बंदे मैं इस्लामाबाद में इकट्ठा करूंगा, ये 10 लाख बंदे इकट्ठे ना करें, जो इनको 172 MNA दरकार हैं वो असेंबली के अंदर पेश करें और माशाल्लाह इस मामले को इख्तिताम पे लेके जाएं। प्रेशर किस पे बिल्ड हो रहा है? आप पे कर रहे हैं? मैं बिल्कुल आपके पास, वो तो आपको फवाद चौधरी साहब ने बता दिया ना कि हमारे जो MNA वोट डालने जाएंगे वो इस अवाम के समुंदर से अंदर जाएंगे और वो उनको याद दिलाएंगे कि किस तरह से क्या होना चाहिए। इसके अलावा घर का उनको उन्होंने मेंबरान के घरों के ऊपर घेराव करना और ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड का हिस्सा है। अफसोस होता है कि हम किस तरह से इदारों को बेतौकीर आज करने लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबरान को असेंबली के फ्लोर के ऊपर पेश करें, क्यों आखिरी दिन तक इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं असेंबली का इजलास बुलाया? पिछले 10 दिन से जो आपके पास रिक्वेजिशन जमा हुई हुई थी, इस मामले को इख्तिताम पे करें। आगे इतनी बड़ी जिम्मेदारी रियासत की आगे पड़ी हुई है। OIC की समिट है, उसके ऊपर दुनिया जहान से आपके डेलीगेशंस आ रहे हैं। आपको चाहिए था इस मामले को एक दफा कंक्लूड कर दें और उसके बाद ये अच्छे अंदाज के अंदर OIC की कॉन्फ्रेंस हो जाती। अब ये एडजर्नमेंट के पीछे छुपेंगे, OIC की समिट करवाएंगे, उसके बाद वोटिंग करवाएंगे, उसके बाद जो फैसले OIC समिट के अंदर होंगे वल्लाह आलम उनका क्या होगा, क्योंकि हुकूमत रहनी है नहीं रहनी है तो किसी को मालूम नहीं है। उसके बाद गुजारिश ये पहले फैसला कर लेते ताकि अगर हुकूमत में रहना भी होता या नहीं भी रहना होता तो वो एक पूरी मैंडेट के साथ जाती। जी फौरी तौर पे कर लेना चाहिए था ना जी। 10-12 दिन से रिक्वेजिशन इनके पास पेंडिंग पड़ी हुई है। इतने बाइतमाद हैं, इतने इत्तेहादी इनके साथ खड़े हुए हैं, मेंबरान भी कोई आगे से पीछे नहीं हुआ, तो क्यों है ये घबराहट है, क्यों परेशानी है? जलसों की बंदे पेश करें असेंबली में और मामले को कंक्लूड करें। मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूं। और मैं एक बात कर दूं, नहायत ही काबिल एहतराम है सेनेटर साहब, इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल तो खाली जानवर नहीं होते, वजीर आजम साहब ने हमें बताया था। तो इस किस्म की जो गुफ्तगू है, मेरे तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर, ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और जो तहफ़्फ़ुज़ात इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर किए थे, मैं उसको उस वक्त मीनिंगफुल समझता अगर इनकी कोई कंप्लेंट वहां पे मौजूद होती। टीवी के ऊपर आके बेबुनियाद इल्जामात लगाना और सर्कस लगाने से कोई फायदा नहीं है। हो सकता है मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हो, पर उसके पीछे मेरी कोई रिटर्न कंप्लेंट तो होनी चाहिए ना, जिसके ऊपर अगर परस्यू ना कर रहे हो तो हम उनके ऊपर उंगली उठाएं। पर यहाँ पे अपना हमने काम किया नहीं, दूसरे की पगड़ी उछाल दो। मैं तो इस सियासत से बिल्कुल दूर होना चाहता हूं। सब बुला लेते इजलास, इन्होंने रिक्वेजिशन की थी, अगले दिन इजलास बुलाते, बंदे ये शो नहीं कर पाते, खत्म कहानी। पहले तो देखे ना, भाई ने कहा कि ढोल भी तैयार है, मिठाई भी तैयार है, अभी कह रहे हैं वो भी भाई तैमूर भी भाई है, अपना है। तो बात ये है कि अभी मलिक साहब कह रहे हैं कि पता नहीं कि हुकूमत जाती है या नहीं जाती ना। अभी आप 2 मिनट पहले कह रहे हैं कि ढोल भी तैयार है, मिठाई भी तैयार है, अभी OIC की जल्दी है, हुकूमत जाती है नहीं जाती है, तो आप पहले कंफर्म कर लें पहले तो। अच्छा, जहां तक ढोलों की बात है वो भी मैं आपको बता दूं, तो ये ढोल लाड़काना की जब अक्टूबर 2019 में बाई इलेक्शन हुआ था, वहां मोज़ेम अब्बासी जो GDA के मेंबर हैं, अभी भी MP है, वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। फिर उसका बाई इलेक्शन हुआ, फिर वो दोबारा उस इलेक्शन में आए, तो वहां भी ये ढोल मिठाइयां लेके आए थे, लेकिन न ढोल बजा सके, न मिठाई बांट सके, न वो खा सके ना। तो बात ऐसी भी नहीं है, वहां भी सारे MNA MPA सब मौजूद थे। वहां लाड़काना की इलेक्शन में पूरा पाकिस्तान आया था। अच्छा, कमर जमा कायरा साहब आया था, चौधरी मंजूर साहब आया था, पूरा पाकिस्तान आया था। फिर भी पीपुल्स पार्टी वहां से 7000 वोटों से लाड़काना सिटी की सीट जीती थी, जो बिलावल साहब के MNA शिप के अंडर आती है। अच्छा, अभी मैं आ जाता हूँ, आप जो इजलास की बात कर रहे हैं, देखें इजलास है अपने टाइम से, हम तो भाग तो नहीं रहे ना। भाई कह रहे हैं कि 172 मेंबर हम अपने लाए, भाई अदम एतमाद आप लाए हैं ना, आप अपने मेंबर्स को करें। कल देखें ना, ये क्या है, आपके पूरे मीडिया चैनल्स पे चल रहा है, फिगर तो सबके सामने है, 162 वोट्स हैं अपोजिशन के, भाई गवर्नमेंट के जितने वोट्स हैं। अच्छा, उम्मीद किसकी है? एक है जो हमारे अलाइज हैं उनमें उम्मीद है, दूसरी उम्मीद है इसमें कि भाई हमारे मतलब जो PTI के मेंबर्स हैं उनको तोड़ना है। ये कौन सा मतलब जो डेमोक्रेसी ये बच गई है हमारे इस पाकिस्तान में? इसका कोई जवाब तो देगा ना। कल जावेद लतीफ साहब बड़े फराग दिल होके और बड़े शान से वो क्लेम कर रहे थे ARY पे काशिफ अब्बासी साहब के शो में कि जी हम हार्स ट्रेडिंग न करें तो कहां जाएं, हमें हार्स ट्रेडिंग करनी है। अगर ये PTI करती ना तो आज PTI के लिए सारी मीडिया, पॉलिटिकल लोगों को तो छोड़े, मीडिया उनका जीना आराम कर देता कि जी तो आप क्यों उनको अप्रोच कर रहे हैं प्राइवेट मेंबर्स को। लेकिन आज वो ही
उम्मीदों का उनकी जो भी महवर बना हुआ है वो हमारे मेंबर्स बने हुए हैं ना। यही मेंबर अच्छा, जहाँ तक आप हम नहीं कहते, देखिए हम कहते नहीं ना, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है वहाँ सेनेट में, नहीं कैसे हुई भाई, 7 मेंबर्स हैं, उन्होंने जब वोट ही सही नहीं डाला तो हम कैसे कहते हैं। आप देखें ना, आपको ये चीज याद आ रही है ना, लेकिन जब यूसुफ रजा गिलानी साहब 22 मेंबर के बाद, जहां नून लीग को 28 वहां उनके सेनेटर्स थे, तो वो कैसे 22 से जाके 29 पे पहुंच के अपोजिशन लीडर बन गया। पहुंच गए जैसे चौधरी सरवर साहब पहुंच गए। नहीं, आप देखिए इन चीजों को, आप अपनी देखिए ना राय आप टोटल पार्टीज के लिए रखें, सिर्फ ये नहीं रखें कि पीटीआई के लिए, सबके लिए रखें। ये आपके लिए मतलब शान वाली बात है। ऐसा ही मीडिया को ये नहीं होना चाहिए। ओवरऑल पॉलिटिकल देखिए ना, हमारी मीडिया देखिए ना, पीके से जीत जाते हैं, बलूचिस्तान से लोग जीत जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए हमारे यहाँ ये चीज है, रवाज है, होना नहीं चाहिए। अगर मेरे पीटीआई के हक में कोई बात है, चाहे वो गलत ट्रेंड से है तो वो सही है। अगर कोई बात किसी और के लिए गलत है, वो सही भी है, मैं उसको कहूँ नहीं ये गलत, ये नहीं होना चाहिए, ये ट्रेंड गलत है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, पिछले दफा काफी हमारे साहब दोस्त नाराज हो रहे थे बिल पे भी, सब पे भी ना। मुझे ये बताएं, एक यही साहफी था ना, हमारा एक लीजेंड था यहाँ पाकिस्तान के सहाफत का, उसने कहा था ना, मेरा दिल कहता है कि मैं उस्मान बोजार को थप्पड़ मार दूं। मैं उसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितने पहले सीएम को थप्पड़ मारे हैं? ये क्या, कौन सा तरीका है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि हमारे लिए कोई गलत चीज हो जाए तो वो सही है, दूसरे के लिए अच्छी भी हो, मेरी फेवर में नहीं है तो मैं उसको तनकीद का निशान। नवाब साहब, मेरी गलती की इस्लाह कर दीजिएगा। अब सवाल, और ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है। हाफिज साहब, तैमूर भी मेरा भाई है, दोस्त है, मलिक साहब भी भाई है, कुलीग हैं हम सारे यहाँ, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगता है। आज के माजी में अगर 3 लोग बैठते थे तो हर कोई अपना पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देता था। अभी जब भी होता है कि 2 लोग एक साइड पे होते हैं, एक अलग हो जाता है। माशाल्लाह, ये भी खुशी की बात है कि माजी के फासले कम हो गए हैं। और अल्लाह करे ये मोहब्बत हमेशा कायम हो। ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात हुई है तैमूर तालपुर साहब, वो आज कहा कि जी सिंध हाउस में नोटों के बैग भर के बैठे हुए हैं, सिंध के पैसे से MNAs खरीद रहे हैं। ये कितना पैसा आपने रखा हुआ है सिंध हाउस के अंदर और किस तरह से ये खरीदारी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी, पर खरीदने की हमें जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सीरियस बात बताऊं, जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। जिस वक्त ये फैसले हो रहे थे कि कब करेंगे नो कॉन्फिडेंस का मोशन दायर, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, तो कुछ लोगों को जल्दबाजी थी कि जल्दी करें। तो आसिफ साहब ने कहा मैं कच्ची गेम नहीं खेलूंगा, और जब तक मेरे 172 मेंबर्स पूरे नहीं होते आई विल नॉट मूव। और मैं किसी और दोस्त को भी, कोalition पार्टनर को भी ये एडवाइस नहीं दूंगा कि जल्दबाजी करें। जिस दिन 172 का स्कोर, बल्कि 173 का स्कोर आसिफ साहब के पास उनके सामने पड़ा था, हमने नाम देखे, पढ़े, उसके बाद हमने ये नो कॉन्फिडेंस डाला। और आप एतबार करें, ना उस वक्त काफली का उसमें नाम था, ना काफली का एक मेंबर था, ना MQM का नाम था, ना MQM का एक मेंबर था, ना तरीन साहब को भी बंदा था। तो उनमें जो नाम थे वो इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ, इनसे बिल्कुल अलग थे। अब जो मिल रहा है ना हमें, या अब जो हमें ज्यादा दोस्त आ रहे हैं, काफली ने भी फैसला तकरीबन कर लिया है, MQM से हमारी बातचीत चल रही है, काफी पॉजिटिव बातचीत चल रही है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि नंबर्स जब हमारे सामने आएंगे तो आप और मैं तो हैरान परेशान हो ना हो, पर मेरा भाई जो ना सैफुल्लाह जरूर परेशान, मैं नहीं होता, बड़ा परेशान होगा। तसल्ली करें, मैं नहीं होता। आपके पास आए ना, मैं आई होप आप ना आए, आप आई होप ना हो परेशान, पर परेशानी की बात जरूर होगी। ये परेशान ना होने की वजह अब्दुल साहब अपने लोगों पे भरोसा है या इन पे भरोसा है कि इतने हो जाने? और नहीं है, अब आप लोग कैलकुलेशन देखें, बाद में भाई बात कर जाए, मैं बताता हूँ आपको। तैमूर साहब, वैसे क्या मतलब ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप पैसों की ऑफर कर रहे हैं लोगों को? वो कहते हैं हमारे कुछ MNAs भी मिसिंग हो गए हैं, राब्ते में नहीं आ रहे हैं, आपने कहीं सिंध हाउस में रख लिया उनको? मैंने नहीं कहा आपको। नहीं, आपने नहीं, आज वो हुकूमत की तरफ। नहीं, देखिए जी, हमें जब हमारे पास सारे स्कोर नंबर्स पड़े हुए हैं तो हम क्यों हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे? हम कोई गलत काम क्यों करें जब सही तरीके से कार से डेमोक्रेसी के हिसाब से लोग हमारे साथ तो हमारी तरफ मुतवज्जो है। ये PTI के लोग अपने जमीर के मुताबिक आपके पास आए, उन्होंने भी जमीर के मुताबिक फैसला किया। बिल्कुल बिल्कुल, देखे ना, जिस दिन इमरान खान साहब कराची आए उस दिन हमने खान साहब को तोहफा दिया। 2 MPs PTI के पहले हमारे साथ थे। जिस दिन खान साहब आए
वोट मांगने उनके 2 और एमपीज हमारे साथ आ गए, हमें 4 एमपीज और पीटीआई की तरफ से मिल गए, खुलेआम मिले, वो बताते हैं, वो आपको कहते हैं कि भाई हमें तो 1 टके की जरूरत नहीं किसी चीज की, हम अपने जमीर के मुताबिक आए हैं। एंड बिलीव मी, उन लोगों की पहले भी इज्जत थी, अच्छे खानदानी लोग हैं, और आज उन लोगों की इज्जत डबल हो गई है। लोग इनको सिंध का हीरो समझते हैं क्योंकि ये एक गलत टोले से, एक करप्ट टोले से, एक नाअहल शख्स से अलग होके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं। चले मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो साहब, अली परवेज मलिक साहब, तैमूर तालपुर साहब मेरे मेहमान हैं। अली परवेज साहब, अब जो जितने राब्ते हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, उसके नतीजे में ये जब, और फिर जिस तरीके से बयानात और जो एक पॉलिटिकल हीट पड़ी है, अब ओआईसी सर पे आ गई है, तो ये अब अगले दिनों में आपको थोड़ा कम होती नजर आ रही है कि चले वो, या नहीं ये इसी कंटिन्यू में रहेगी टिल जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती? अच्छा हाफिज साहब, गुजारिश ये है कि हमें आइन को पहले ना एक दफा से मैं गुजारिश करूंगा अपने भाई को कि जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगर लोग अपना जमीर की आवाज सुन के अगर किसी और जमात को वोट देने की ये अगर वहां पे प्रोविजन मौजूद है तो इसके पीछे कोई सियासी मंतक है। अदरवाइज तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रोविजन ही खत्म कर देना, फिर एक दफा वजीर आजम मुंतखब हो गया तो उसके बाद तो वो डिस्प्लेस हो नहीं सकता। तो एक जो हमें चीज समझनी चाहिए वो ये है कि जिस तरह इलेक्शन के करीब आप जाते हैं तो जो सियासी मेंबरान होते हैं ना, जो असेंबलियों के अंदर, उनकी सबसे बड़ी जो वरी होती है वो ये होती है कि मैं किसी ऐसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड ना हूं कि जिसकी नालायकी का बोझ लेके मैं अपने जाके वोटर्स का सामना ना कर और सकूं। इसमें तो डी सीट होने का भी बिल्कुल ओपन है, तो जब कॉन्सिक्वेंसेस पता है ना जी, तो इसका मतलब है कानून के अंदर वो गुंजाइश मौजूद है, और उसके बाद अगर समझते हैं कि जी उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसके लिए एक उन्होंने सजा लिखी हुई है, तो वो प्रोसेस जो है, लोग अगर ये रिस्क करने को तैयार है तो सोचें कि इनकी नालायकी का बोझ कितना है और वो किस तरह से इनसे किनारा कशी इख्तियार करके अपने वोटर के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अंजाम देखा है। NA 249 की बात की भाई ने, तो मुझे बताएं, जो पार्टी को जितवाया गया हो जनरल इलेक्शन के अंदर, 500,000 वोटों से फैसल वावड़ा साहब जीते थे ना शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, उसके बाद जब जिमनी इलेक्शन आए वो आखिरी नंबर पे कैंडिडेट और पार्टी आए, और ऐसी सूरत हाल हो कि वो अपना पोलिंग स्टेशन ना सारे विजिट कर सके, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेके कौन इलेक्शन में अगले जाना चाहता है? बल्दियाती इलेक्शन अपने घर के अंदर हार जाएं, डिफेंस मिनिस्टर का भाई खुद पार्टी छोड़ के दूसरी जमात के अंदर चला जाए, छावनियों का इलेक्शन हो, कोई एक ही छावनी ना वहां से विन कर सके हो, तो मुझे बताएं कौन लेके जाएगा? उसके बावजूद मैं यहां पे, और आप जाती तौर पे मुझे जानते हैं, मैं पुरजोर मुजम्मत करता हूं अगर किसी को पैसे की लालच दे के उसकी वफादारी बदली जाती है। और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल, अगर इस किस्म का कुछ सबूत मिलता है, ये हवाई गुफ्तगू के ऊपर नहीं, अगर कोई सबूत मिलता है तो उसके खिलाफ चाराजोई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो ये पैसा इस आएगा उसने कहीं इस्तेमाल भी होना है, ये कोई हवा में उड़ तो नहीं जाएगा, मैंने लेके कोई अपने बिस्तरे के नीचे तो नहीं रख लेना। और दूसरी बात ये कि पॉलिटिकल इंसेंटिव आप दे रहे हैं, किसी को टिकट दे रहे होंगे, किसी को एडजस्ट कर रहे होंगे। अगर ये तो सियासी जमातों का राइट है ना जी, उसके पास जब उम्मीदवार आते हैं कि वो उनकी जांच पड़ताल करके जो बेहतर उम्मीदवार समझता है उसको अगले इलेक्शन में लेके कैरी करना चाहता है, तो ये तो हर पार्टी के पास इख्तियार है ना जी। जो वो ब्रीच करेगा, जो आइन तोड़ेगा या कोई कानून तोड़ेगा, उसकी जो सजा लिखी है अगर वो उसको देने को तैयार है तो फिर किसी से क्या गिला है? लेकिन 3.5 साल इक्तदार के मजे वहां लिए, अब हुकूमत पलट के इक्तदार की कश्ती में अगर यहाँ सवाल, उनकी नहीं तसल्ली होगी ना जी, इसीलिए किनारा कशी कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसके ऊपर तो आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते, वरना आप उस कानून को वहां से निकाल दें, कहें कि जी वजीर आजम एक दफा मुंतखब हो गया, वो अगले जनरल इलेक्शन तक वजीर आजम रहेगा। अगर आप ये चाहते हैं तो कानून बदल लें। माशाल्लाह इन्होंने ऑर्डिनेंस पहले भी बड़ी दफा लेके आए, इस दफा आइन को भी ऑर्डिनेंस के जरिए बदलने की कोशिश करके देख लें, हम जो अपना काम उसके ऊपर करना होगा एहतजाज जरूर करेंगे। अब जो आपने कहा कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को घटाने की जरूरत है या इसी तरह मामला चलेगा, मेरी तो जाती तौर पर यह ख्वाहिश है कि बेटर सेंस प्रिवेल्स। वजीर आजम साहब इस मौके की नजाकत को समझें। 10 लाख तो वो क्या सरकारी टीचरों को और पुलिस अफसरों को ला के यहाँ पे जलसा करेंगे, उससे अचीव कोई नहीं होगा। जब एक प्रोसेस जो आईनी एक तकाजा है, वो जब प्रोसेस को आप रोल कर दें तो उसका फैसला आइन के अंदर ही होगा, और अगर ये वहां पे कोई जोर लगाने की कोशिश करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ भी इनके हर उस आदमी को रहना पड़ेगा जो वहां पे कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, और हर वो अफसर
जो किसी किस्म की बंदिश या किसी किस्म की रुकावट मेंबरों के रास्ते में पेश करेगा, उसको उसके मुताबिक अगली हुकूमत, अगला निजाम जो सिर्फ 10-12 दिन दूर है, उसके तहत करार वाक़ई सजा मिलेगी। तो अफसरान को भी होशियार रहना चाहिए और इमरान खान साहब को भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये सियासी मामलात को सियासी रहने दे, जाती अना और जंग मत बनाए। ये अब्दुल साहब ऐसा है कि पॉलिटिकल इंसेंटिव देखें ना, पॉलिटिशियन है, उसको नजर आ रहा है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर नून है तो वो वहां पे जाए और उनका टिकट ले अगले इलेक्शन में उधर हो जाए। और क्या ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि एक हवा के तहत बहुत सारे लोग जो तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी वाले नहीं थे वो आ गए उस कश्ती में, वो कश्ती चूंकि इक्तदार में आ गई तो बैठे, अब जब कहीं वो डावाडोल होने लगी तो उतर के दूसरी कश्ती में छलांग लगा। देखें जी, पहले तो मैं ये बताऊं ना, ये बार बार हमारे टीवी चैनल पे होता है कि लाइक लाइक लाइक, ये नालायकी। देखिए, मकसूद चपड़ासी जैसी, फलूदे वालों जैसी ऐसे लायक लोग हमारे पास नहीं है। ऐसे लायक लाजमी माजी की हुकूमतें हैं, माजी के हाकिम हैं, जिनके अकाउंट्स में बिलियंस आते हैं और वो कहते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा कौन पैसे हमारे अकाउंट में डाले। ये स्टेटमेंट्स है ना, मैं किसी का नाम नहीं लेता, फिर शायद मलिक साहब को थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाए ना। कमेटी की रिपोर्ट तो नहीं आता हूँ ना। अब तो बात यह कि फिर वो तकलीफ, हमजा शहबाज ने कहा ना कि मुझे पता नहीं कि मेरे अकाउंट में पैसे किसने डाले हैं ना, ऑन रिकॉर्ड है ना, कोर्ट में उन्होंने किया है ना। तो हम देखिए, ऐसे लायक क्यादत तो हमारे पास नहीं है। ये बिल्कुल लायक क्यादत जैसे बनाते हैं, जैसे ये कर। नंबर 2, जैसे भाई ने कहा कि कौन हमारे टिकट पे खड़ा हो, हमारे 249 में कितने, बिल्कुल मैं इसको एडमिट करता हूं कि हमारी पार्टी ने कम वोट लिए। उनको मेहनत करनी चाहिए थी, उन्होंने लाजमी ये काम वहां अपने इलाके में, जो फैसल वाडा वहां का MNA था, उसका फर्ज था। देखें, पार्टी की कोताही है, रिजल्ट गलत है, तो मैं उसको क्यों बैठ के डिफेंड करूंगा कि मेरे बंदे ने सही काम किया? नहीं। लेकिन मैं भाई की यादाश्त के लिए इतना बता दूं कि 37,000 वोट लिए थे फैसल वाडा ने, 36,500 वोट लिए थे शहबाज शरीफ साहब ने। अभी भी इंटरनेट पे ये पड़ी होगी ना। तो 500 वोटों के तफावत से जैसे भाई जीता था फैसल वाडा ना, तो 36,000 वोट क्यों नहीं लिए इनके मिफ्ता इस्माइल ने? मिफ्ता इस्माइल ने 12,000 वोट लिए। अगर हमारे बंदे ने 8,000 वोट लिए हैं तो मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने 12,000 वोट लिए, तो कम से कम मिफ्ता तो 36,000 वोट लेता ना। वो तो लेकिन बाई इलेक्शन में बात नहीं है, बात ये नहीं है कि जब PTI के वोट कम पड़ते, मैं तो मानता हूं ना, मैं तो एडमिट करता हूं। ये जो बंदे इसको हाईलाइट करके आदमी कहे कि नहीं ये वोट इनको, भाई हमें वोटों की बात जो है, जहां तक जलसों की बात है कि टीचर आते हैं, भाई टीचर पटवारी PTI के जलसे में नहीं आते, ये मीडिया को भी पता है। PTI पैसों पे बंदों को नहीं लाती, PTI किसी को फोर्स नहीं करती कि आप अपने बंदे लाएं, ये आप उसके गवाह हैं। देखें, 10 दिन की 12 दिन की बात है ना, 3.5 साल तक इनके दावे जो हैं वो कौन सा कामयाब हुआ है? अभी भी आ जाएगा। 12 दिन दूध नहीं है ना, जितनी भी है। अभी तो प्लानिंग हो रही है कि PM कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, मिनिस्ट्रीज बांटी जा रही हैं। अभी मिनिस्ट्रीज है कि इत्यादि फलाना आएगा, आपको ये मिनिस्ट्री दी जाएंगे, तो आप इतने कॉन्फिडेंट है, 12 दिन वेट कर लें। 3.5 साल बड़ी मुश्किल लेकिन से आप लोगों ने अगर कामयाब हो गई तो अब्दुल साहब उसको आप खुले दिल से कबूल करेंगे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। कानून है ना। अगर 172 मेंबर्स इनकी पार्टीज के होंगे तो इसमें कौन आदमी उसको जो रुकावट डाल सकता है? ऐसे तो होता नहीं, या हो सकता है? भाई ने कहा कि मैं आइन पढ़ लूं, तो भाई को पता होना चाहिए ना कि आइन में क्या लिखा हुआ है कि जो जिस भी पार्टी के लोग मुनहरिफ होते हैं कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आपके 51% मेंबर्स जो हैं वो जब मुनारिफ होते हैं या कोई ग्रुप बनाते हैं तो उसी तो फॉरवर्ड ब्लॉक है, लेकिन अगर वैसे ओपन होकर चला जाए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। भाई वो हर पार्टी की अपनी मर्जी है ना, जिसका बंदा जाता है, कोई डिक्टेट तो किसी को नहीं कर सकता ना कि हमें अपोजिशन बताएगी कि अभी ये बंदा, इसको आप डिस्क्वालिफिकेशन पे जाएं, इस पे ये एक्शन ले। ये तो नहीं है ना, इनको क्यों तकलीफ हो रही है? हमने कब देखे ना, नवाब साहब एक चीज बता रहे थे कैलकुलेशन के, हमारे इतने मेंबर्स हैं। भाई मेंबर्स कोई बढ़ गए हैं ना, मेंबर तो 342 है ना। 342 का ये ऐवान है ना पूरा आपका जो नेशनल असेंबली का, उसमें किसके अपोजिशन के वोट हैं टोटल 163। भाई 163 में आपको वोट चाहिए। अगर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन, ये आपने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया है तो उसमें चाहिए आपको वोट 172। इस वक्त आपको 9 वोट चाहिए। 9 वोट, एक तो सीधी सादी बात है कि जो हमारे अलाइज हैं उस पर तो हमारी कोई पाबंदी है ही नहीं ना। अगर वो अपने डिसीजन करते हैं तो वो खुद मुख्तार हैं अपने डिसीजन। लेकिन अगर आपका कोई बंदा डिस्क्वालीफाई होने के लिए तैयार हो, आपके खिलाफ खुल के वोट देखिए, उसमें भी जो आइन के मुताबिक होगा तो पार्टी उसको उसी हिसाब से बिहेव करेगी। पार्टी से तो निकल गए ना, वो कहते वो जो 4 MP चले गए उन पे क्या किया? मैं आपको बताऊं, आपको ये बात बड़ी अच्छी लग रही है, मैं नवाब साहब को ये बात बताना चाहता हूं। ये खुशी तब भी होनी चाहिए कि जब ये मामला किसी और सूबे में जाएं। आपने देखा था ना 2018 की एंड में जब JIT रिपोर्ट आई थी
तो सिंध में भी तब्दीली की हवा चली थी कि विद इन पार्टी चेंज हो रही है। ये डेमोक्रेसी बाद में भी याद रहनी चाहिए सबको कि अगर सिंध में ये चीज मूव हो, ऐसे इनके एमपीएस वहां से टूट के गवर्नमेंट के साइड पे आ जाएं, तो फिर वहां भी इनको खुश होना चाहिए। वहां भी इनको इतना ही बड़ा, अच्छा अगर कल पंजाब में गवर्नमेंट आ जाए तो पंजाब में नून लीग को भी उस वक्त इनकलाबी होना चाहिए कि नहीं भाई हमने भी वहां ऐसे ही कहा था। कानून मैंने जैसे आपको पहले बताया। चले तैमूर साहब, आपड़ो साहब की जवाब दे। कहते जी कल आपके एमपीए टूट के सिंध में कोई और हो गई तो फिर गिला मत कीजिएगा, फिर ये मेरी बात आपने काट दी, मैं 1 मिनट आपका लूंगा। जैसे भाई ने कहा, तैमूर भाई ने कहा कि हमारे पास मेंबर्स पहले आसिफ साहब के पास 173 आ गए, तब जाकर उन्होंने की। कहां से आते हैं आपके पास? अलाइज अभी तक नहीं आए। नहीं आपके चले गए साहब खुद। नहीं वो अपने कह रहे हैं। हाफिज साहब आप थोड़ी उसकी बात, तैमूर साहब किधर से आए बाकी बंदे? 1 मिनट मेरी बात सुने ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 162 मेंबर 163 मेंबर इनके अपने हैं ना। 173 जब अलाइज उसी वक्त ऑन द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव जो है, उसी वक्त तो इनके पास 173 कहां से है? अलाइज तो अभी तक इनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया, अलाइज ने नहीं किया ना। 173 कहां से आए? किसी के कहने से तो नहीं होता ना। कहां से आए तैमूर साहब, समझा दें अब आप। वोट करें तैमूर साहब आप समझाएं कहां से आए। देखिए जी, नहीं मकसद है 173 नहीं है इस वक्त, बात ये सीधी है। भाई कहां से आते हैं? इजलास बुलाए, खत्म हो बात। जी तैमूर भाई, आपने जो क्लेम कर रहा है ना उसका काम है ना, जो क्लेम कर रहा है कहता है उसको करें। हम तो करेंगे सर, इजलास तो बुलाएं। अरे भाई इजलास भी हो जाएगा, वो भी आप देखेंगे। आप तो हर बजट भी पास नहीं करने देते थे, आप बिल भी पास नहीं करने देते थे। आपके लोग मेजॉरिटी होते हैं, बिल भी पास हो जाते हैं। साहब आप बात करें, मैं नहीं बना सका, मैं नहीं बना सका। अपने मेंबर्स को कंट्रोल करें, आपके मेंबर्स कहीं जा सकते जी हैं। तैमूर भाई अपने बंदों ऊपर जरा कंट्रोल करें, इनको छोड़े आप। हम क्या कंट्रोल, हमने तो खुली छूट दी हुई है। हमने तो कहा है भाई जो जहां जाना चाहे जाए। हमने काफ को भी यही कहा है, एमक्यूएम को भी यही कहा है, हम अपनों को भी कहते हैं कि देखो इस मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, आम पाकिस्तानी शहरी पे कितना दबाव है। आपकी करप्शन 117 से 140 नंबर को क्रॉस कर गई है, तो ये आपकी जमीर की आवाज है। इनके बहुत से इंडिपेंडेंट्स हैं जो हमारे साथ राब्ते में है, जिनकी कमिटमेंट्स है। इनके छोटे मोटे भी बड़े एलाइज हैं जो भी हाईलाइट नहीं हो रहे, जो हमारे साथ हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त, एक मैं बता ना, बड़े हैरान करूंगा, बड़ी जबरदस्त हमें इनका शाफात मिलेंगे। और अगर सैफुल्लाह भाई को जल्दी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके जरा इजलास को जल्दी बुला लें, तो सारा वो क्या कहते हैं, दूध का दूध और आप पानी आ का जाए, आप इस्लामाबाद आ जाए, जल्दी बुलाते हैं। तैमूर साहब आप एक काम करें, आप इस्लामाबाद आए और अपड़ो साहब को जो है ना उसी दिन बुलाते हैं। अपड़ो साहब को जरा मिलवा दें लोगों के साथ ना। ये आप लगता है मेरी नौकरी के पीछे बैठे। पहले हाफिज साहब आपको मिला दे, वही काफी है। आप मिल लें ना, आप मीडिया वाले मिल लें, आपकी तसल्ली हो जाएगी। आपको पता है हमने तो यहाँ तक रिक्वेस्ट की हुई है, जो कोलिशन पार्टनर्स जल्दी में, कभी जैसे कल कुछ दोस्तों ने कहा कि जी इमरान खान गलत है, हमने तो उनको कहा भाई इतना जल्दी मत करें, आखिर में आए, जरा दिन करीब आए तो फिर प्रेशर बिल्ड करें। अभी से इतना प्रेशर ना बिल्ड करें कि खान साहब छोटी मोटी गालियों से लंबी लंबी गालियां दिलाना शुरू कर दें हमें। तो हम चाहते हैं कि जरा सब्र तहम्मुल से काम हो। ये आपने यार कभी सोचा था, आपने कभी सोचा था मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नेशनल मीडिया पर आके कहेगा कि फलाने की बंदूक की नोक पर मैंने रखी हुई है और फलाने की मैं गर्दन दबा दूंगा। ओ यार अल्लाह ना करो, इस मुल्क को कहां पहुंचा दिया आपने। मतलब जब आप प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुने तो लगना चाहिए पीएम बोल रहे हैं, ये नहीं लगना चाहिए किसी गली का गुंडा बात कर रहा है और आपको धमका रहे हैं और डरा रहे हैं, किसी को चूहा कह रहा है, किसी को क्या कह रहे हैं। दिस इज नॉट द कैलिबर। मैं समझता हूँ जो पाकिस्तानी हमारे दोस्त यहाँ पे दिखते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी दिखते हैं, उनको शर्म आ रही होगी कि क्या कोई किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी इस लहजे में बात कर सकता है। तो मेरे ख्याल से सियासत को सियासत रहने दें। एक तरीकेकार होता है, एक ऑनरेबल तरीकेकार होता है चीजों का। वोटिंग होनी है हो जाए, इन चीजों को इस तरह से खराब ना करें। लेकिन तैमूर साहब अगर आप हार भी गए, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। फिर आप कल कोई गिला शिकवा तो नहीं करेंगे कि किसी और वजह से ये सब कुछ हो गया? मेरे ख्याल से तारिक, अगर आप मेरी पोजीशन में होते और आपको पता होता क्या हो रहा है और कौन कौन राब्ते में है, तो वैसे तो सियासत में प्लान बी और प्लान सी होता है, पर अभी चीजें इतनी स्ट्रेट और सिंपल और क्रिस्टल क्लियर है, ना हमें प्लान बी की जरूरत है और ना प्लान सी के सोचने की जरूरत है। और ना हमें ये तो बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें फेल ना करे, हमें अल्लाह से उम्मीद है। जो हमारे फिगर्स हैं अमेजिंग हैं और फतेह इंशाअल्लाह हम सबकी है, पाकिस्तानी अवाम की फतेह है। जो 3.5 साल इस महंगाई के तूफान में कुचले गए हैं, उनकी फतेह होगी। चले मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, अली परवेज मलिक सब
सेगमेंट वक्त कम है, ये बताएं कि कोई इसके अंदर अगर गलत रिवायत पड़ जाती हैं, चीजें होती हैं, कल फिर आवाज आती है वही हॉर्स ट्रेडिंग, पैसे का इस्तेमाल, उसके नतीजे में अगर आप तब्दीली लेके आते हैं तो वो तब्दीली का जो रंग है वो भी फीका हो जाएगा और कल उस पर भी सवाल उठेंगे। देखें, मैंने तो हाफिज साहब आपसे गुजारिश की कि अगर कोई पैसे की लालच दे के किसी का ईमान खरीदा जा रहा है तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए, और मैं उस बात पे कायम हूं। पर आप मेंबरान को अपनी मर्जी से अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करने से नहीं रोक सकते। अगर इमरान खान सिर्फ टेक्निकलिटीज के पीछे जाके छुपना चाहेगा कि जी स्पीकर से क्या है कि उसका वोट ही इनवैलिड डिक्लेयर करवा दें, तो इस किस्म की चीजों से कोई मकसद अचीव नहीं होगा। जब तक अगर कोई मेंबर मौजूद है, उसका वोट वैलिड है, चाहे वो जिस तरह भी आके जिस मर्जी के हक के अंदर कास्ट करे। तो वजीर आजम साहब को हमेशा बताते थे ना, वो स्पोर्ट्समैन है, उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ग्रेस का मुजाहिरा करना चाहिए। अगर वो सियासी ये जो लड़ाई है वो हार रहे हैं तो रोंदू बच्चे की तरह के नहीं मुझे दोबारा बारी चाहिए, मुझे दोबारा बारी चाहिए, देखो मैं 10 लाख बंदे लेके आ रहा हूं। वल्लाह आलम आते हैं कि नहीं आते। पंजाब की कितनी पुलिस है, इस्लामाबाद की कितनी पुलिस है, अगर ये टीचर चूचर भी सारे मिला ले तो क्या 10 लाख हो जाता है? हाफिज साहब इसके बारे में रहनुमाई जरूर करिएगा। पर अगर इस किस्म का वो सियासी जलसा कर भी लें तो मैदान ईवान के अंदर है, जब इलेक्शन का माहौल बनेगा तो बिल्कुल ये इनका हक है कि ये जाके भरपूर अंदाज में कैंपेन करें, उम्मीदवारों के लिए अपने वोट मांगे, जलसे करें, जुलूस करें। पर आज आइन जो इस मुल्क के लिए बालादस्त है, जो सुप्रीम है, उसके मुताबिक इस कार्रवाई को सबवर्ट करने की कोशिश मत करें। जो सबवर्ट करेगा वो आर्टिकल 6 उसके ऊपर लागू होगी। तो इस किस्म की कोई हरकत मत करें जिसका नुकसान देर पाओ, और कि आगे निजाम कौन सा लेके आना है जो पाकिस्तान को फवायद कर सके और देर पा तरक्की दे सके। उसके लिए तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो निजाम आए उसको जल्द अज जल्द आजादाना फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने चाहिए, ताकि नई हुकूमत जो आए वो सबको साथ लेके आगे इस्लाहात लेके आए जो पाकिस्तान को आज दरकार है। अब साहब, अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो क्या उनको दिल बड़ा करके सबको बुलाना चाहिए और फिर एक नया सफर का आगाज करना चाहिए, और अगर हार जाते हैं तो खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए? देखिए, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है एक ना, इस पे किसी को भी उसके बयान नहीं जाना चाहिए ना। हम जाएंगे क्यों? हम तो देखिए अभी से भाई बैठे हैं, कोई भी किसी की ऐसी बात ही नहीं है, किसी को परेशान होने की बात नहीं है। 3.5-4 साल से हम बिल्कुल गुस्से में आ रहे हैं इमरान खान साहब ना देखिए, हमें तकलीफ, हमें देखें, हमें गुस्से की अपनी, आपने भी देखा है ना, आप बड़ी मीडिया तो गवाह है ना, 3.5 साल से वो जैसे सुल्तान राई, मुस्तफा कुरैशी नहीं छड़ांगा, इस बार ही नहीं छड़ांगा, हम तो सुनते सुनते हमें उससे अफसोस हुआ है कि कितनी तकलीफ है। 3.5 साल इन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं। अल्लाह करे ये 12 दिन में इनके गुजर जाएं। ये अगला जो एहतजाज होगा ना, ये उसका प्लान करेंगे। 6 महीने के बाद जाना है, 8 महीने के बाद जाना, क्योंकि राना सनाला साहब ने कहा था कि अक्टूबर तक हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे। अब इत्तेफाक से नो कॉन्फिडेंस पहले आ गई है, तो इनको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह खैर करेगा, बाकी हमारी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तैमूर साहब, ये बड़ी बढ़क है आपने मारी है 4 साल, ये एक और बढ़क होगी या इस बार कुछ मतलब खड़ाक हो जाएगा? नहीं, इस बार मेरे ख्याल से इस फाइनल काउंटडाउन, इसके बाद और भी चांसेस ना हमें मिलने हैं ना खान साहब को मिलने हैं। ये जो प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो शेख रशीद या फहद जो धमकियां दे रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वैसे भी इस्लामाबाद का माहौल बड़ा चेंज हो गया है। जो खान साहब समझते हैं, जिस तरह से वो इस्तेमाल करना चाहते हैं पुलिस को या दूसरे इदारों को, वो भी अब इस्तेमाल नहीं होंगे। अब इट इज क्लियर इन द बुक। बच्चे को पता है कि कौन सी पुलिस आई है, कौन सी। वैसे मैं तैमूर साहब आपको आप इस्लामाबाद में आ गए या आप कराची में ही हैं? नहीं, सेंटर साहब से पूछें, कह रहे कौन सी पुलिस कहाँ आई, वो पार्लियामेंट लॉजेस में क्या हुआ है? आप तो वहाँ पे मौजूद थे, आप मुझे खुद मिले। इतने शौक में न जाएं आप लोग। एक पार्लियामेंट लॉजेस एक इदारा है, वहाँ फैमिलीज रहती हैं, वहाँ एक पार्टी के लोग आके, आप अगर अंसार इस्लाम के लिए आपका दिल जो है ना तरसता है, आप उनके लिए अलग जगह बनवाएं ना। यहाँ आपके पास बहुत है। सेंटर साहब पूछे तो सही, जो लोग वहां पे मौजूद थे उनकी एंट्री गेट पे हुई भी थी कि नहीं हुई थी, उनको इजाजतनामा था कि नहीं था, पूछे तो सही। इस्लामाबाद का मौसम भी गर्म होना शुरू हो गया, आप आ जाए इधर, क्योंकि इतनी दूर जो है ना फिर वॉकी टॉकी पे आपसे बात हो नहीं सकती। वो उसके आ जाएगा 12 दिन के बाद, आओ भाई। वो कहते हैं 12 दिन के बाद आने, तो आप मैं कल ही कराची पहुंचा हूँ। बड़ा गर्म माहौल। वो काम सारा कर रहे हैं नवाज। अच्छा, बड़ी काम सारा कर रहे हैं नवाज। बड़ा मजेदार बात यह है
कि आप पीटीआई के जो बिल्कुल पक्के लोग हैं, जो हिलने जुलने वाले नहीं है, उनके नाम भी फोनों के ऊपर बात कर रहे हैं ताकि रिकॉर्ड हो। तो बेचारा उनको मशकूक कर दिया है। सुबह से 3-4 बंदे अपनी सफाइयां दे रहे हैं कि यार हमारा नाम किधर हाफिज साहब दुआ करें कि ये मोहब्बत कायम रहे दोनों पार्टियों की, अपोजिशन की। सैफुल्लाह अब्दुल साहब, अली परवेज मलिक साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।